कल हमने पढ़ा था कि हमारे पास अलग अलग एनर्जी स्टेट है। ठीक है। तो हम इसको ये समझ सकते हैं कि अगर कोई एनर्जी गेन करेगा तो वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएगा, और अगर एनर्जी लूज करेगा तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। हमारे पास दो एनर्जी स्टेट हैं। एक है E1, और हमारे पास दूसरा एनर्जी स्टेट है E2। क्लियर। तो अगर हायर एनर्जी वाला है वो लोअर एनर्जी में कैसे आएगा, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है। और वो एनर्जी जो रिलीज करेगा वो किसके बराबर होगी, वो होगी E1 माइनस E2 के बराबर। जो हायर एनर्जी है उसमें से कम वाली को हम घटाएंगे, जो गैप है उसके बराबर होगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है कल पढ़ी थी, अलग अलग एनर्जी स्टेट होती है करके रिडबर्ग इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो तो यहाँ से जो है एक कंक्लूजन निकला कि ऑर्बिट जो है उनका एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है। और बीच में उसके न्यूक्लियस होता है। तो हमारे पास पहला एनर्जी स्टेट आ गया ये। क्लियर। फिर उसके बाद और एनर्जी स्टेट हो गया। ठीक है। उसके बाद उससे भी ऊपर और एनर्जी स्टेट का ऑर्बिट हो गया। तो इन अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कक्षा कहते हैं जिनको हम। इनमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है गति करते हैं सर्कुलर पाथ में। क्लियर। और यहाँ पर को जैसे कि सपोज कोई एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में, जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी स्टेट में है, और इस पे आके अगर कोई फोटोन स्ट्राइक करेगा। ठीक है। फोटोन यहाँ पर को टकराया तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, और वो अब उस लोअर एनर्जी इसमें से कहाँ चले जाएगा, हायर एनर्जी में चले जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आ गया है। क्लियर। ठीक है। अब सपोज उसको लोअर एनर्जी स्टेट में जाना है, तो क्या होगा, वो उतना ही उसको क्या करेगा, लूज कर लेगा। आई बात समझ में। उतने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो, मतलब सॉरी, उतनी एनर्जी लूज करके वो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी स्टेट में भी आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूमता है, और वो सर्कुलर पाथ जो है उनको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। उनकी जो एनर्जी है वो फिक्स्ड होती है, और लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जा सकता है फोटोन या एनर्जी को ग्रहण करके, और उसी एनर्जी को लूज करके, ठीक है, वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में भी आ सकता है। क्लियर। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर अलग अलग एनर्जी स्टेट जो हैं ये, इनको हम E1, E2, E3 इस तरीके से दिखा सकते हैं। क्लियर। क्लियर। जैसा हम देख सक रहे हैं यहाँ पर को, और हमारे पास क्या है, जो E1 एनर्जी है वो होती है नेगेटिव HCr/2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, पहली कक्षा है क्योंकि। फिर उसके बाद दूसरी जो कक्षा है E2, उसके लिए हो जाएगा -HCr/2 का स्क्वायर। फिर तीसरी है तो उसके लिए जो हो जाएगा कितना, E = HCr/3 का स्क्वायर, -HCr/3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। तो इनकी जो ये एनर्जी हमने निकाली है, इनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो जो है वो फोटोन की एनर्जी निकल जाएगी। क्लियर। जैसे E2 ज़्यादा है तो E2 माइनस E1 करेंगे हम, तो एक फोटोन हमें निकल जाएगा। क्लियर। ठीक है। जो हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं यहाँ पर को, N1 हो जाएगा आपके लिए 1 और 2, अलग अलग एनर्जी लेवल के लिए। अब जो भी एनर्जी लेवल पे होगा वहाँ पर को वो लग जाएगा। क्लियर। अगर हम कितने भी ऑर्बिट हो जाए हमारे पास, जैसे तीसरा नंबर है और पहला नंबर है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसके लिए, और N2 की वैल्यू हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर। रिडबर्ग इक्वेशन में।
ठीक। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन हो गई जो कि रिडबर्ग इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, इसको अगर हम जनरलाइज फॉर्म पे लिखते हैं, ठीक है, सपोज एनर्जी मेरे पास है एन ऑर्बिट के लिए, तो ई एन क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस एच सी आर अपॉन एन का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर को एन का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस एन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बोला जाता है या मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, अगर हम एच सी आर देखें यहाँ पर को, तो एच सी आर इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट की बात करूं, ई टू की वैल्यू, ठीक है, 13.6 डिवाइड बाय टू का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये लग जाएगा। ठीक, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, तो उसी एनर्जी से जो एसोसिएटेड फोटोन है उसको वो रिलीज करेगा। जैसे कि ई टू से अगर वो ई वन स्टेट में जा रहा है सपोज एक इलेक्ट्रॉन, तो जो इससे जो एसोसिएटेड एनर्जी है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा, डेल्टा ई से उसको हम लिख देंगे। ठीक है, ई टू माइनस ई वन होगी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी अभी। ठीक है, तो फोटोन का जो एनर्जी है वो भी यही होगा, ठीक है, इसी के बराबर। एच वी इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी का अगर वो कर रहा है तो ई टू माइनस ई वन हो जाएगा। क्लियर, और जो म्यू है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई टू माइनस ई वन अपॉन एच, प्लैंक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर वो है तो उसके लिए न्यू की वैल्यू जो है कितनी है, ई टू माइनस ई वन अपॉन एच की, जिसको हम बोलते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ठीक है, बोर्स फ्रीक्वेंसी नियम। ठीक है, इसको हम बोर का फ्रीक्वेंसी रूल भी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है उसको देखते हैं। ठीक है, आर 52.9 पिको मीटर होता है। ठीक है, ये कैलकुलेशन किया उन्होंने। अगर कोई भी ऑर्बिट है, अगर एन ऑर्बिटल है, उसके लिए रेडियस क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू आर वन। ठीक है, तो ये होगा एन स्क्वायर इंटू 52.9 pm, ये बोर ने बताया, ये रिलेशन निकाला। ठीक है, ठीक है, अगर हमें किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालनी, त्रिज्या बोलते हैं रेडियस को हम, तो ठीक, ठीक है, बोर ने ये भी बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप।
ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसको हम एल एन बोल देंगे। ठीक है, वो एंगुलर मोमेंटम होगा एन इंटू एच अपॉन टू पाई। ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसे निकला ये आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई डेरिवेशन नहीं है, बस इसको पढ़ लेना है आपने। ठीक है, फिजिक्स में जब आप जाएंगे तो एटम्स के चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम जो है वो होगा आपका एन ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिट के लिए सॉरी, एन एच अपॉन टू पाई हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर को एन क्या होगा, एक दो तीन, कितना भी हो सकता है, जो भी वो ऑर्बिट है, सपोज वो तीसरा ऑर्बिट है तो एन की वैल्यू तीन हो जाएगी, एच अपॉन टू पाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बोर ने किसके लिए दिया था, हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है, अब लेकिन ये थ्योरी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम्स हैं उसमें फेल हो जाती है, बोर की। ठीक, लेकिन कुछ आयन हैं जिसपे ये काम आता है, जैसे कि Li2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, वैसे ही बेरिलियम जो है 3 पॉजिटिव है, उस पे ये काम करता है। ठीक है, ऐसे आयन जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा हो, इसका मतलब ये निकल रहा है कि ऐसे आयन जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए बोर की ये थ्योरी सक्सेसफुल रही। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी में हो जा रहे हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं है, जैसे कि हाइड्रोजन में भी केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए बोर की ये थ्योरी जो है सक्सेस रही। लिमिटेशन भी आ